बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ने जा रहे हैं आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ को, उसके लिए हम लोगों ने दो फार्मूले यूज़ किए थे। ठीक है, दो फार्मूले वो किस वजह से थे कि हमारे इवेंट्स अगर डिसजॉइंट हों और जब हमारे इवेंट्स नॉट डिसजॉइंट हों। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास दोनों इवेंट्स में कोई चीज़ कॉमन आ रही हो और जब ना कॉमन आ रही हो, वो मैंने आपको डिटेल से बताया था। आज जो है वो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का जस्ट एक ही फार्मूला है, वो ये है आपके पास। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी इनटू यानी मल्टीप्लाई इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी। जैसे भी क्वेश्चन आए हमने क्या करना होगा, हमें ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल प्रूव कर देनी होगी। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है, कुछ स्टूडेंट इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उनका समझ नहीं आता कि भी इस क्वेश्चन में हम लोग एडिशन यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिशन यूज़ करेंगे या मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे। तो आपको मैंने शायद एक बात पहले भी बताई थी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में ऐसी बात पूछी जाए, दोनों काम एट अ टाइम हो, ठीक है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अगर दोनों में से या एक काम हो, एट अ टाइम एक ही काम किया जा सके, या वो काम या इवेंट ए वाला काम या इवेंट बी। ठीक है, मतलब यानी और आ जाए बीच में। ठीक है, अगर हमारे पास एंड की बात हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। अगर हमारे पास जो है वो और की बात आ जाए तो इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एडिशन यूज करते हैं। ठीक है, मतलब हमने दोनों काम एट अ टाइम करने हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। अगर हमने एट अ टाइम एक ही काम करना है, या हम पहले वाला काम कर लें या हम दूसरे वाला काम कर लें, तब हमने क्या करना है, एडिशन का प्रिंसिपल यूज करना है। ठीक है, तो आज जो हम फार्मूला है बस मल्टीप्लिकेशन का, वो एक ही फार्मूला, इसमें वो वाली बात नहीं है कि हमारे पास कॉमन हो नॉन कॉमन हो जैसा भी हो, इस तरह की कोई कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, बस एक ही फार्मूला आपके पास, सिंपल सा। आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब ये फार्मूला तो आपको याद हो गया होगा। इसको कैसे अप्लाई करना है उसके लिए मैं आपके सामने ला रही हूँ एक क्वेश्चन। मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ ऊपर, द प्रोबेबिलिटीज दैट अ मैन एंड हिज वाइफ विल बी अलाइव इन द नेक्स्ट 20 years आर 0.8 एंड 0.75। कह रहे हैं कि एक आदमी है और एक उसकी बीवी है। ठीक है, अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज दी गई है कि इन्होंने नेक्स्ट 20 ईयर जो है कितनी देर जिंदा रहना है। वो कह रहा है कि जो इसकी पॉसिबिलिटी है यानी प्रोबेबिलिटी है आदमी की, वो नेक्स्ट 20 ईयर में 0.8 है। ठीक है, और वाइफ की जो है प्रोबेबिलिटी उन्होंने दी हुई है 0.75 नेक्स्ट 20 ईयर में जिंदा रहने की। अब फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम, हमने इन दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, विल बी अलाइव इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। मतलब हमें एक वाइफ की अलग दी हुई है और आदमी की अलग दी हुई है। ठीक है, और नेक्स्ट 20 ईयर्स में भी कितनी देर जिंदा रह सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, दो प्रोबेबिलिटीज देके, यानी हमें दो इवेंट्स बता के इन्होंने कहा है कि आप दोनों इवेंट्स का बताओ, बिल्कुल मिला के बताओ कि एक आदमी और उसकी वाइफ जो है नेक्स्ट 20 ईयर्स में कितनी देर जो है जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, उसके हमने पॉसिबिलिटीज बतानी है। तो आपको गिवन है, आप मैन को ए इवेंट कह लें और उसकी वाइफ को बी इवेंट कह लें। ठीक है, आपने लेट्स सपोज कि मैन की जो इवेंट है उसे ए कह लिया, तो आप ना ए, ठीक है, ये मैन का इवेंट है। अब वो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बताई गई है, आपको बता दिया गया कि 0.8 है। ठीक है, और उसकी वाइफ की कितनी है, हम उसको बी का नाम दे देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो हमारे पास कितनी है, 0.75 है। ठीक हो गया। अब हमसे पूछा क्या है कि हमने इन दोनों की प्रोबेबिलिटी बतानी है। जब दोनों की प्रोबेबिलिटी एट अ टाइम बतानी होगी तो आप ये समझ जाएंगे क्वेश्चन देखते ही कि आपने यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन लगानी है। जब मल्टीप्लिकेशन आएगी तो आपको फार्मूला आपके सामने था कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो आपको अब क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B is equal to probability of A multiply probability of B। ठीक है, आपने क्या करना है, ये फाइंड करना है। अब आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या आपके पास 0.8 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है, वो आपके पास गिवन है 0.75 है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपके पास आंसर आते हैं वो क्या आता है, 0.6 आ जाता है।
इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर जो आएगा वो 0.6 आएगा। इसका क्या मतलब है कि नेक्स्ट 20 ईयर में एक आदमी और उसकी बीवी जो है वो उसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट 20 ईयर में जिंदा रहने की 0.6। ठीक हो गया, ये थी आपकी सिंपली मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अभी जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में, तो आपकी बुक में जस्ट इंडिपेंडेंट इवेंट्स को लेके वो चले हैं, बल्कि डिपेंडेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इनके क्वेश्चन में डिपेंडेंट इवेंट्स यूज़ नहीं किया उन्होंने। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइजेज में हैं उसमें एक एग्जाम्पल देती हूँ जिसमें उन्होंने इंडिपेंडेंट इवेंट्स का यूज़ करके प्रोबेबिलिटी फाइंड की हुई है। ठीक है, तो चले वो देखते हैं क्वेश्चन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2 cards are drawn from the deck of 52 playing cards। अब यहाँ पे हमारे पास प्लेइंग कार्ड की बात है। प्लेइंग कार्ड क्या है, जो आप लोग वो ताश खेलते हो वो, ठीक है। उसके कितने टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसमें 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। कहते हैं कि हम लोग 2 कार्ड्स हैं, उनको हमने उन 52 टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनमें से हमने 2 प्लेइंग कार्ड्स को ड्रॉ किया है। इफ 1 कार्ड इज ड्रॉन एंड रिप्लेस बिफोर ड्रॉइंग द सेकेंड वन। ठीक है, हमने क्या किया, उन 52 कार्ड्स थे हमारे पास, उनमें से हमने 2 कार्ड्स को ड्रॉ किया। ठीक है, उनको निकाला। लेकिन अब 2 कार्ड निकाले गए हैं, एक कार्ड अब कहते हैं कि 2 कार्ड जब निकाले गए हैं तो हमने क्या करना है, इफ 1 कार्ड इज ड्रॉन, पहला कार्ड निकालने के बाद रिप्लेस बिफोर ड्रॉइंग द, एक पहला कार्ड निकाला हमने, फिर उसको क्या किया, दूसरे इवेंट से पहले हमने उसको दोबारा उसी में डाल दिया। ठीक है, अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर एसेस। अब वो जो निकाले गए कार्ड्स थे वो क्या थे, वो एसेस थे। कहने का क्या मतलब है, अगर आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, आपने क्या किया, आपने उनमें से 2 कार्ड्स को निकाल लिया। ठीक है, अब दूसरे इवेंट में क्या किया, आपने दूसरा इवेंट कैलकुलेट करने के से पहले ही उन कार्ड्स को दोबारा से उसमें डाल दिया। ठीक है, पहला इवेंट कैलकुलेट किया, मतलब पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखी, फिर उसमें से जब प्रोबेबिलिटी देखने के बाद हमने 2 कार्ड्स को निकाल लिया। जब 2 कार्ड्स को निकाला, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने लगे, तो हमने 2 कार्ड्स को दोबारा से उसमें रख दिया। तब हमारे पास हमने क्या देखना है, अब प्रोबेबिलिटी देखनी है तो कि दोनों कार्ड जो हैं वो एसेस से, दोनों कार्ड्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका सोल्यूशन ऐसे होगा कि टोटल जो है, टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, टोटल प्लेइंग कार्ड्स जो हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52 होते हैं। यानी आपके पास जो सैम्पल स्पेस है वो क्या बन गया, 52 बन गया। तो हम लोग इसे कह रहे हैं S इज इक्वल टू 52, जबकि N ऑफ S इज इक्वल टू ये है। ठीक है, सैम्पल स्पेस, टोटल सैम्पल स्पेस की तादाद जो हमारे पास कितनी होगी, 52 होगी। अब हमने क्या करना है, हमने जो कार्ड यूज किए थे वो हम दोनों इवेंट्स में हमने कार्ड एसेस रखने हैं। ठीक है, कौन से रखने हैं, एसेस ही रखने हैं टोटल कार्ड, दोनों कार्ड को। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए जो एसेस कार्ड्स होते हैं पूरे प्लेइंग कार्ड में, 52 के एक डेक में हमारे पास जो एसेस कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं नंबर्स में ये एसेस कार्ड। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स से इवेंट ए जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, हम कहेंगे लेट ए बी द इवेंट कि फर्स्ट हमने क्या किया था, फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज एन एस, फर्स्ट कार्ड ड्रॉन जो हमने फर्स्ट कार्ड जो निकाला था वो हमारे पास क्या है, वो एस था, एसिस था। और दूसरा कार्ड जो है वो भी हमारे पास क्या था, वो भी एसिस था। And the second card drawn is also an S। ठीक है, अब हमारा क्या काम था, हमने इवेंट ए को भी, उसमें भी जो फर्स्ट कार्ड ड्रा किया वो भी क्या था, एसिस, और सेकंड कार्ड जब ड्रा किया वो भी क्या था, एसिस ही था। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट कार्ड को रिप्लेस किया गया था बिफोर द सेकंड कार्ड। देखें अब 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, उनमें से हमने 2 कार्ड्स को ड्रा करना है।
पहले कार्ड में पहली बार जो हमने कार्ड उठाया ड्रॉ किया वो भी एसिस था, सेकंड इवेंट में जब हमने कार्ड ड्रॉ किया वो भी एसिस ही था, ठीक है। आपने 52 कार्ड में से फर्स्ट इवेंट में क्या किया, फर्स्ट कार्ड को एसिस को रिप्लेस मतलब उठा लिया वहाँ से। जब आपने उठा लिया, सेकंड इवेंट कैलकुलेट करने से पहले आपने उसको दोबारा से वहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो जब उसको वहाँ रख दिया, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आपके पास जो है वो एक डेक है, इसमें कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं, ये सारे क्या हैं आपके पास, ये कार्ड्स पड़े हुए हैं, इनकी टोटल तादाद कितनी है, वो 52 है। लेकिन इनमें से जो 4 कार्ड्स हैं, ये ऐसे कार्ड जो हैं वो क्या हैं, ये एसिस है, ये एसिस है, ये एसिस है और ये भी एस कार्ड है, ठीक है। आपके पास टोटल 52 के डेक में कितने कार्ड्स होते हैं, एस कार्ड 4 होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपका जो पास फर्स्ट इवेंट है, इवेंट ए है वो भी एस है और इवेंट बी जो है वो भी क्या है, एस कार्ड का ही है, ठीक है। आपने क्या किया, अब आपने फर्स्ट इवेंट में देखा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखनी है आपने, मतलब हमने कहा है कि हमारे पास जो ए इवेंट है वो बी एस ही है और इवेंट बी जो है वो भी एस कार्ड ही है, ठीक है। अब टोटल एस कार्ड कितने होते हैं आपके पास, इवेंट ए में जो है 4 कार्ड हैं और इनकी जो है टोटल सैंपल स्पेस कितनी है, वो 52 है, ठीक है। हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी ये आ गई। लेकिन अगर हम बात करें कि हमने इसको ड्रॉ कर लिया, हमने इसको निकाल दिया, जब निकाला तो हमारे पास कितने बच गए, 3 बच गए। लेकिन हमने कहा कि हमने इवेंट बी के जब निकाल लिया था, इवेंट बी कैलकुलेट करने से पहले हमने दोबारा इसमें डाल दिया उसको वापस। जब हमने इसको निकाल के दोबारा से वापस रख दिया तो क्या हमारे सैंपल स्पेस पे कोई इफेक्ट पड़ा, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे पास जो इवेंट बी है वो क्या होगा, वो भी हमारे पास 4/52 होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, उन्होंने पूछा कि बोथ द कार्ड्स आर एसिस, हमने दोनों कार्ड्स की एट अ टाइम प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जब बोथ एट अ टाइम मतलब दोनों काम एट अ टाइम करने हैं तो हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, पी ऑफ ए क्रॉस पी ऑफ बी, ठीक हो गया। अब पी ऑफ ए आपके पास है 4/52 एंड मल्टीप्लाई पी ऑफ बी आपके पास 4/52 है। तो ये क्या होगा, 1/13 और 1/13 आप इसको कैलकुलेट करो, 13 से आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 169 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर है। मतलब इसमें जस्ट आपने क्या करना है, जब भी हम लोग जब आप कह रहे हैं ना कि पहले कार्ड को रिप्लेस करके सेकंड इवेंट से पहले ही हमने वो कार्ड दोबारा इसके अंदर डाल दिया, पहले हटाया फिर दोबारा से डाल दिया, जब ये ऐसा काम किया हमने तो इसके सैंपल स्पेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है इवेंट ए और इवेंट बी दोनों क्या थे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे। जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे तो हम ये फार्मूला से इसको सॉल्व कर लिया, ठीक हो गया। ये हो गया आपकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। और आई थिंक आपका पूरा चैप्टर जो है वो यूनिट 7 कंप्लीट हो चुका है। आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको यूनिट 7 में कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई मसला हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे फेसबुक से या फिर कहीं भी कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 का हम मल्टीप्लिकेशन, बल्कि हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ रहे थे। मैथमेटिकल इंडक्शन को मैंने स्टॉप कर दिया था क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम को वाला टॉपिक था। बायनॉमियल थ्योरम को जब मैंने देखा तो उसमें मुझे लगा कि आपको उससे पहले कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट पता हो तब आप बायनॉमियल थ्योरम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम। अब के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।